स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन एजुकेशन में। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का जो हम अध्याय 1 कर रहे थे उसका थर्ड भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 भाग कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, उनको जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, उनको भी लाभ मिल सके, आप ही लाभ इसका ना लें। ठीक है, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, बिल्कुल वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बहुल आवेशों के बीच बहुल आवेशों के बीच बल का अध्यारोपण सिद्धांत। बहुल आवेशों के बीच बल का अध्यारोपण सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले ही इसमें बता रहे हैं कि बहुल आवेश यानी बहुत आवेशों के बीच यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी अनेक आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अध्यारोपण का सिद्धांत ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से बताते हैं क्या है। क्या होता है कि परिभाषा क्या होती है इसकी, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग वेक्टर के रूप में जो बल होते हैं, यानी वेक्टर के रूप में जो बल उनके योग के बराबर होते हैं, बलों के योग के बराबर होते हैं। किसके कारण? किसी एक आवेश के कारण अन्य आवेश किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल यानी अलग अलग लगने वाले बलों के वेक्टर योग उसके बल के बराबर होती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम चित्र बनाते हैं, आपको बताते हैं कि जैसे पहला आवेश मान लीजिए आपने माना Q1। ठीक है, इसी प्रकार अगला मान लीजिए Q2 आवेश है। एक Q1 है और एक Q2 आवेश है, इसे मिला दीजिए। एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, इसी प्रकार एक और आवेश लेते हैं हम, एक Q3 आवेश है। क्या है? एक Q3 आवेश है, इसे भी हम मिला देते हैं। इसी प्रकार देख सकते हैं कि एक और आवेश मान लेते हैं, एक Qn आवेश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Qn आवेश मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने मिला दिया। अब देखते हैं इनके बीच, यानी अब देख सकते हैं Q2 से Q1 तक के बीच एक लगने वाला बल कौन है, इसे मेन आवेश मान लेते हैं। Q1 क्या होगा? एक मेन आवेश है। इसके कारण इस पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है वो उनके वेक्टर योग के बराबर होता है। तो देख सकते हैं हम Q1। ठीक है, एक बल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब किस पर? Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला है। जैसे देख सकते जिस पर लग रहा है उसे पहले, यानी Q1 पर लग रहा है बल, वो किसके कारण लग रहा है? Q2 के कारण। तो लिख सकते हैं और किस रूप में लेते हैं? वेक्टर से। आप देख सकते हैं कि Q1 पर यानी Q1 पर और किसके कारण? Q2 के कारण। तो 1 लिख दिया, वो किसके कारण लग रहा है? 2 पर। Q1 के कारण किस पर लग रहा है? किसके कारण लग रहा है? Q1 पर Q2 के कारण लग रहा है। क्या लग रहा है? बल, यानी वेक्टर के रूप में उसे दर्शाना है। इसी प्रकार एक बार देखते हैं हम, अगला देखते हैं किसके कारण? Q1 पर किसके कारण? Q3 के कारण जो बल लग रहा है उसे इस प्रकार लिखते हैं। इसी प्रकार एक और दर्शाते हैं हम, किसके कारण? Qn, यानी क्या किसके कारण? Qn यानी Q1 पर किसके कारण लग रहा है? Qn के कारण बल लग रहा है, उसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। देख सकते हैं चित्र बन गया, सिंपल है। किसके कारण? देख सकते हैं कि जो बल लग रहा है किसके कारण? Q1 पर किसके कारण? Q2 के कारण। तो Q1 पर लग रहा है किसके कारण? Q2 के कारण। इसी प्रकार इसमें देखते हैं Q1 पर लग रहा है किसके कारण? Q3 के कारण। Q1 पर लग रहा है Q3 के कारण, तो लिखिए 13 लिख दिए, 12 लिख दिए, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं Q1 पर किसके कारण? Qn के कारण जो बल लग रहा है उसे हम इस प्रकार रख सकते हैं। परिभाषा क्या है? देख सकते हैं कि एक यहाँ पर मैं सूत्र रख रहा हूँ कि जो बल लग रहा है, क्या लग रहा है? बलों के बीच लिखा, किस पर लग रहा है? Q1 के कारण। किस पर? Q1 के कारण।
Q1 पर लगने वाले बल, ठीक है, जितनी बात किसके होते हैं कि जो अन्य आवेश हुए, जैसे F12 प्लस F वेक्टर 13 डॉट 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 ऐसे रखते हैं F वेक्टर 1n, इसके कारण क्या होते हैं, देखिए एक सूत्र बनता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस सूत्र को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। कैसे, परिभाषा में क्या लिखना है कि क्या लिखें, यदि किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो, ठीक है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग हैं, क्या होगा, अलग अलग बलों के वेक्टर, क्या होगा, वेक्टर योग के बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए क्या लिखा है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, कैसे अनेक आवेश, मान लो एक आवेश क्या हो गया Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 और Qn आवेश हैं, ठीक है, अनेक आवेश हैं, और इन किसी एक अनेक आवेश हैं हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर, जैसे ऐसे देख सकते हैं Q1 पर एक आवेश पर बल, क्या है, किसी एक आवेश पर बल किसके कारण, अन्य आवेश के कारण, यानी इनके कारण, ये अन्य आवेश हैं, इनके कारण बराबर अलग अलग, यानी अलग अलग देख सकते हैं आप, अलग अलग बलों के वेक्टर योग, यानी क्या है, वेक्टर योग के बराबर होते हैं। इसी प्रकार हमने सूत्र किया कि हमने देखा था किसके कारण, Q1 के कारण लग रहा था, किन पे, अन्य आवेशों के कारण, जैसे Q1 पर लग रहा था अन्य आवेशों के कारण, तो बल Q2 पर लगा, क्या लगा Q12 और Q3 पर Q13 F13, ठीक है, और ऐसे ही किस पर, Qn के कारण कैसे Q1 पर लगा F1, तो ये क्या है, टोटल वेक्टर योग के क्या हो गए, बराबर, इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन होगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन होगा जो आज का, वो होगा वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आज का। फिर अगला सेकंड क्वेश्चन होगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसे मान लो परिभाषा क्या लिखते हैं, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश, ठीक है, क्या होगा, जिस पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव कर वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश का वैद्युत बल का अनुभव करता हो, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लो ये क्या हो गया, एक आवेश का निकाय हो गया, इसमें क्या है, प्लस Q आवेश है, ठीक है, आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश, यानी कोई अदर आवेश का किसका, वैद्युत बल का अनुभव करता हो, किसका, वैद्युत बल का अनुभव कहता हो, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। परिभाषा सिंपल, ठीक है। यहाँ पर लिखिए किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, यानी कह सकते हैं जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता हो, दूसरा आवेश क्या करता हो कि यानी प्लस Q आवेश है यानी माइनस Q आवेश एक खींचने का काम करे तो क्या करेगा, उस पर बल लगने का काम करेगा, तो क्या करेगा, वैद्युत बल का अनुभव करता हो, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र
क्वेश्चन होगा आपका वैद्युत बल रेखा। ठीक है, क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर कोई एकांक धन आवेश कार्य करता है, यानी क्या करता है? एकांक धन आवेश कार्य करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या होता है कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर कोई एक अन्य आवेश यानी एकांक पर कोई एक स्वतंत्र धन आवेश क्या करता हो? कार्य करता हो, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं का चित्र में देखना होगा आपने कैसे कि एक तो धनावेश और एक क्या होता है? ऋणावेश। इससे निकलने वाली रेखाएं इस प्रकार हम दर्शाते हैं। ठीक है, इसको दर्शाते हैं। ठीक है, इससे धनावेश से क्या होती है? रेखाएं निकलती हैं। इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है? इसे ग्रहण के माइनस आयन द्वारा से क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार दर्शाई जाती है। तो हमने परिभाषा वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं क्या होती है? वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक एकांक धनावेश कार्य करता है। क्या करता है? एकांक धन आवेश। ठीक है, एकांक धनावेश कार्य करता है, ठीक है, क्या करता है? एकांक धनावेश कार्य करता है। क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखा। आप देख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा किस प्रकार होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। क्या होती है? वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी हो? धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, तो एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट होती है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या हो गई? वैद्युत बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को यानी धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यानी धनावेश द्वारा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले उस बिंदु के धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करें, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसमें ये भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो इसको साफ करते हैं और हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण को जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं क्योंकि अगर मैं वैसे लिखता तो वीडियो लंबी हो जाती और है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या लिख कर रखा है। तो चलिए एक करके देखते हैं। तो क्या होता है? पहला है सभी वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो जैसे कि हमने चित्र बनाया था कि धनावेश हो गया, ये ऋणावेश था। यहाँ से चलकर वैद्युत बल रेखाएं अभी हम लिखा था यहाँ से निकलेंगी और यहाँ इस पर समाप्त हो जाती हैं। तो क्या लिखा है? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर कहाँ पर समाप्त होती हैं? ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो अगली है बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह मैंने अभी हाल बताया था कि किसी भी वैद्युत बल रेखा बिंदु में खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले यानी धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि कोई भी दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्या करते हैं? कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती क्योंकि वे एक दूसरे से एक समान दूरी बनाकर चलती हैं। ठीक है, फिर अगला है फिर बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, अतः ये खींची गई लचकदार डोरी के समान होती हैं। किसी पर खींची गई लचकदार डोरी के समान होती हैं। और अगला है अपनी लंबाई
की लंब दिशा में ये रेखाएं एक दूसरे से हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में ठीक है। तो ये हो गए वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है परीक्षण आवेश, तो इसको साफ करते हैं और फिर देखते हैं हम। ठीक है, तो अब देखते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। क्या होता है, एक परिभाषा लिख दीजिए, परीक्षण आवेश। आवेश एक अत्यंत, परीक्षण आवेश क्या होता है, एक अत्यंत लघु बिंदु धन बिंदु आवेश। क्या होता है, धन बिंदु आवेश होता है, धन बिंदु आवेश होता है जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। क्या होता है, जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसे Q0 से नहीं होता है, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, Q0 से प्रदर्शित करते हैं। क्या है, परीक्षण आवेश एक अत्यंत लघु धन बिंदु आवेश होता है जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते तो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश। ठीक है, क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव क्या करता है, जितने बल का अनुभव करता है वह, ठीक है, वह बिंदु, उस बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे, ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा, देखिए, कोई बिंदु है। ठीक है, क्या है, कोई बिंदु है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश। वैद्युत क्षेत्र का एक बिंदु मान लो, ये बिंदु हो गया, इस पर स्थित क्या है, एकांक धनावेश पर जितने बल का अनुभव करता है। क्या करता है, जितने भी बल का अनुभव करता है, यानी उस बिंदु पर जितने धनावेश जो स्थित है, जो जितने बल का अनुभव करता है, उस बिंदु पर वो क्या कहलाती है, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। अगर माने, ठीक है, इसको साफ करते हैं। अगर देखिए, अगर हम सूत्र बनता है, सूत्र होता है कि E बराबर F/Q0। क्या होता है, E बराबर F/Q0। आप इस सूत्र से एक और नई परिभाषा बना सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल। क्या होगा, किसी बिंदु पर धनावेश पर लगने वाला बल F और
धनावेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या होगा? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कि उस पर लगने धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या करेंगे? धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर आपको ये परिभाषा समझ नहीं आ रही हो तो ये भी बढ़िया परिभाषा है। ठीक है, क्या होगा? धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप देखिए इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? देख सकते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। देख सकते हैं मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। और एक दिशा कैसी राशि कैसी होती है? राशि सदिश राशि होती है। कैसी होती है? राशि कैसी होती है? सदिश राशि होती है। राशि कैसी है? सदिश राशि। ठीक है, ठीक है, राशि कैसी है? सदिश राशि। अगर आप विमा निकालना चाहते हो तो विमा न्यूटन यानी बल का सूत्र होता है, यानी बल की विमा क्या होती है? mLT-2। और कूलाम की हमने निकाली थी, क्या होती है? 80 होती है कि नहीं? इसे हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं। अगर हम विमा लिखें एम, एल वैसा ही वैसा रहेगा, टी, और टी जे ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो पहले टी की घात 2 थी, अब ऊपर जाकर एक और हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? टी की घात 3। और ए ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस में, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। विमा तो आपने पढ़ी होगी, तो विमा क्या होगी? mLT-3 A-1 इसकी विमा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा समझ आई कि किसी बिंदु पर यानी किसी धनावेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है। ठीक है, अगर ये परिभाषा समझ में वो वाली नहीं आई हो तो। और मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। राशि कैसी होगी? सदिश राशि। और विमा क्या होगी? mLT-3 A-1। ठीक है, चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।